नमस्कार, रोशन भाव सिटी दिस वीक में आप सभी का स्वागत है। और बीते हफ्ते की खबरों की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं किसानों के स्टोर की। मोहाली में किसानों द्वारा स्टोर खोला गया है और इस स्टोर में किसानों के द्वारा बनाई गई वस्तुओं को तो बेचा ही जाएगा, वह भी कम दामों पर, जायज दामों पर। और इस स्टोर का उद्घाटन किया है निहंग लाभ सिंह ने। यह वही निहंग है लाभ सिंह जो किसानों के समर्थन पर मटका चौक पर धरना दिए जा रहे हैं और अपना झंडा गाड़े हुए हैं। कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए चल रहे संघर्ष का नतीजा यह निकला है कि आज किसान जहां जमीनों को बेचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं कॉरपोरेट घराने को टक्कर देने के लिए किसानों ने खुद बिजनेस करके अपनी आय भी बढ़ाने की सोची है। यह बात मानसा से किसान हरजिंदर सिंह ने कही है। हरजिंदर सिंह ने मोहाली में किसान आउटलेट खोला है। मोहाली में वीरवार को खोले गए इस स्टोर की ओपनिंग भी किसी सेलिब्रिटी ने नहीं की, बल्कि चंडीगढ़ धरने पर डटे बुजुर्ग बाबा लाभ सिंह ने की है। इस दौरान स्टोर के ओनर किसान हरजिंदर सिंह ने कहा कि जमीनों पर कब्जा करने वाले कॉरपोरेट घरानों को भगाना तो है ही, वहीं किसानों को खुद बिजनेस भी करना पड़ेगा। यही नहीं, किसानों के पास दिमाग नहीं है, उनके पास दिमाग भी है, आइडिया भी है और वह उसे इस्तेमाल करना भी जानते हैं। हरजिंदर सिंह का कहना है कि इस स्टोर पर वाजिब कीमत पर सामान मिलेगा, जिससे लोगों को फायदा होगा, जबकि स्टोर पर अडानी, अंबानी और पतंजलि का कोई भी प्रोडक्ट नहीं रखा जाएगा। इस मौके पर अभिजोत ने भी मोदी सरकार पर जमकर तंज कसे, बल्कि उन्होंने कहा कि इस तरह किसानों द्वारा स्टोर खोलने से रिलायंस या पतंजलि के स्टोर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस हफ्ते कक्षा 10 का रिजल्ट घोषित हो गया। सीबीएसई द्वारा कक्षा 10 का रिजल्ट घोषित किया गया है और बच्चों का पास प्रतिशत 99% रहा है और इस रिजल्ट के बाद बच्चों में काफी खुशी देखने को मिली। मंगलवार दोपहर 12 बजे सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं कक्षा के स्टूडेंट्स का रिजल्ट घोषित कर दिया। चंडीगढ़ में 99.46% स्टूडेंट्स ने 10वीं की कक्षा पास की है। वहीं चंडीगढ़ रीजन का ओवरऑल रिजल्ट 99.77 रहा है। रीजन में चंडीगढ़ इस बार 10वें स्थान पर रहा, जबकि पिछली बार 9वें नंबर पर रहा था। पिछली बार की तरह पंचकुला इस बार भी चंडीगढ़ से आगे रहा। पंचकुला को 6वां स्थान प्राप्त हुआ। वहीं पिछली बार 91.83% के साथ चंडीगढ़ रीजन में 9वें नंबर पर था और 94.31% के साथ पंचकुला 6वें नंबर पर था। चंडीगढ़ रीजन में पंजाब, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर शामिल है। वहीं पंचकुला में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। बता दें कि कोरोना के कारण इस बार 10वीं का रिजल्ट जो घोषित किया गया है उसके लिए एग्जाम नहीं हुए थे। स्टूडेंट्स की असेसमेंट पहले ही परफॉर्मेंस के आधार पर की गई है। इस वजह से बोर्ड मेरिट लिस्ट में जारी नहीं कर पाएगा। शहर में 95 गवर्नमेंट और 70 प्राइवेट स्कूल हैं और यहां से इस बार करीब 12,000 स्टूडेंट्स 10वीं में अपीयर हुए हैं। और सीबीएसई द्वारा कक्षा 12 का रिजल्ट भी इस हफ्ते घोषित किया गया है और कक्षा 12 का रिजल्ट भी 99% रहा है। बच्चों में खुशी देखने को मिली है और बच्चों का कहना था कि उनका प्रयास था, जैसे उन्हें डर लग रहा था, ऑफलाइन क्लासेस लगी थी कि सीबीएसई द्वारा क्या रिजल्ट घोषित किया जाएगा, लेकिन रिजल्ट उनके मन मुताबिक ही रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने शुक्रवार को 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया। बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in पर 12वीं का परिणाम जारी किया गया है। इस साल कोरोना वायरस की वजह से बोर्ड ने 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया था, जिसके कारण बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट आंतरिक मूल्यांकन के जरिए जाहिर किया है। विद्यार्थी अपने रोल नंबर और जन्मतिथि के जरिए 12वीं का रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इस साल 12वीं कक्षा का रिजल्ट 99.37 यानी 99% के आसपास रहा है। बोर्ड ने 14,088 से ज़्यादा संबद्ध स्कूलों के लिए 12वीं का रिजल्ट जारी किया है। पिछले साल 13,108 स्कूलों का 12वीं का रिजल्ट जारी हुआ था। इस साल देश भर में करीब 15 लाख छात्रों ने 12वीं परीक्षाएं के लिए पंजीकरण किया था। पिछले साल की तुलना में इस साल बोर्ड का रिजल्ट अच्छा रहा है। इस साल सीबीएसई ने 65,184 छात्रों का परिणाम घोषित किया है। 99.8% यानी 99.8% के साथ पंचकुला के हितेश्वर शर्मा ने 12वीं क्लास में ह्यूमैनिटी में ट्राई सिटी में टॉप किया है। ऑल इंडिया टॉपर्स की लिस्ट में भी इनका नाम शामिल हो गया है, लेकिन फिलहाल रैंक क्लियर नहीं है। बहरहाल रिजल्ट घोषित होते ही उन्होंने अपने पिता आशुतोष राणा को, जो हरियाणा में एक्साइज कलेक्टर हैं, और माँ मीनाक्षी शर्मा हाउसवाइफ हैं, के साथ माता मनसा देवी में जाकर माथा टेका। हितेश्वर शर्मा सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स, साइंस, इकोनॉमिक्स और फिजिकल एजुकेशन में
100% नंबर लेकर पास हुए हैं, जबकि अंग्रेजी में 99 नंबर हासिल हुए हैं। बहुत अच्छा मुझे महसूस हो रहा है और जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया है, मेरे टीचर्स ने, मेरी फैमिली ने, उन सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा और आई एम फीलिंग एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड राइट। मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ, उसकी मैं आगे तैयारी शुरू करूँ। CM सर ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, मुझे उनसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने मुझे सबसे पहले तो बताया कि उन्होंने मेरी PM सर के साथ जो इंटरेक्शन हुई थी वो देखी थी, तो वो सुन के मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि CM सर ने भी वो इंटरेक्शन देखी थी। उसके अलावा सर ने मुझे ये कहा कि पूरे प्रदेश को मुझ पर गर्व है और मेरी फैमिली को तो है ही, पर हरियाणा सरकार को भी गर्व है मेरी इस अचीवमेंट पे। तो मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा और मेरा काफ़ी हौसला बढ़ा है और मैं आगे और मेहनत करने के लिए प्रेरित हूँ। 4 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी टॉपर्स के साथ बात की थी, जिसमें उन्होंने हितेश्वर को कहा था कि वह 10वीं में टॉप कर चुके हैं, लेकिन आगे की उनकी क्या तैयारी है। इस पर हितेश्वर ने प्रधानमंत्री को कहा था कि सिर्फ एग्जाम होने का तरीका बदला है, जो कि ऑफलाइन से ऑनलाइन या ग्रेडिंग की गई है और कुछ नहीं। तैयारी उसकी पहले जैसी ही है, पहले भी उसने टॉप किया था और वह आगे भी टॉप करेगा। हितेश्वर हरियाणा की ओर से 2017, 18 और 2020 में नेशनल लेवल पर अंडर 17 क्रिकेट भी खेल चुके हैं। वह पंचकुला अंडर 17 टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। आगे भी वह क्रिकेट में अपना करियर जारी रखेंगे। आप तो 10वीं में टॉपर थे, तो पक्का घर जी में सर। तैयारी होगी, 12वीं में टॉपर करेंगे। अब एग्जाम ही चली गई तो आपका तो सारा रुक गया। सर वही मैं बता रहा था, अपेक्षाएं लोगों की, पर मुझे अच्छा लगा सर, क्योंकि मतलब अगर मैं परीक्षा देता तो वो प्रेशर बढ़ता जा रहा था, एक सैचुरेशन पॉइंट रीच हो चुका था और हम देख रहे थे कि इतना सेफ भी नहीं है और आपने बिल्कुल समय से इतना बेहतरीन निर्णय ले लिया। और मैं मानता हूँ सर, जो टॉपर है या जो मेहनत करता है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वो ज्ञान हमेशा ही हमारे साथ रहता है सर। और जो निरंतर पढ़ाई करता आ रहा है, जो कंसिस्टेंट है सर, जो भी क्राइटेरिया आएगा, जो भी आप निर्णय लेंगे, तो उसमें वो फिर भी अव्वल ही रहेंगे। तो उसमें उन्हें इतनी चिंता की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं टॉपर निराश हैं या ऐसे हैं, मैं मानता हूं कि हमने प्रोविजन तो रखा ही है कि आप दोबारा पेपर दे सकते हैं। तो एक बहुत ही समझा हुआ निर्णय मैं मानता हूं और हम इसके आज जीवन आपके सर आभारी रहे। इस हफ्ते मोहाली के नगर निगम की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता की मोहाली के महापौर अमरजीत सिंह जित्ती सिद्धू ने। कई विकासात्मक मुद्दों को यहाँ पर पारित किया गया। महापौर ने कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य शहर का विकास है और विकासात्मक मुद्दों को पास करवाना ही उनका मेन लक्ष्य रहता है। मोहाली नगर निगम के मेयर अमरजीत सिंह जित्ती सिद्धू की अगुवाई में नगर निगम की बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में उड़न सिंह, मिल्खा सिंह, मान कौर समेत दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में बीते दिनों मोहाली के HPL गलेरिया में मारे गए 2 सीवरमैन के पारिवारिक सदस्यों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी बात कही गई है और इस प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी गई है। मोहाली नगर निगम के हाउस बैठक में मंगलवार को मेयर अमरजीत सिंह जित्ती सिद्धू की अध्यक्षता में सेक्टर 68 निगम भवन में यह बैठक हुई। निगम बैठक में पार्षदों ने अपने वार्डों की समस्याएं और होने वाले कार्यों को हाउस के समक्ष रखा। बैठक में 12 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। ध्यान रहे कि नगर निगम ने 5 अधिकारियों की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती करने की बात कही। सफाई सेवकों के लिए 450, सैनिटरी इंस्पेक्टरों की 8 और सीवरमैनों की 80 पदों को मंजूरी दी गई है। इन कर्मचारियों की सीधी भर्ती की जाएगी, जिसके तहत सफाई सेवकों की 844 और सैनिटरी सफाई कर्मियों की 17 पदों पर नियुक्ति होनी है। और सारंगपुर से इस हफ्ते एक दुखद समाचार आया। यहाँ के फर्नीचर मार्केट में आग लग गई। आग में कई दुकानें जलकर स्वाहा हो गई। मौके पर 10 से 12 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन गिनती यह रही कि यहां से कोई भी जानी नुकसान का समाचार नहीं मिला। सारंगपुर में शनिवार देर रात फर्नीचर मार्केट में अचानक भीषण आग लगी। आग की विकराल लपटें देखकर आसपास रह रहे लोगों में हड़कंप मच गया। हादसे की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई। जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि जब तक आग पर काबू पाया जाता 9 दुकानें पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। हादसे में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस की प्राथमिक जांच में 1.5 करोड़ के नुकसान होने की बात सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार शॉप मालिक मुइम खान ने बताया कि वह रोज की तरह शनिवार रात को भी दुकान बंद करके घर गया था। तड़के 3 बजे के करीब फोन आया कि मार्केट में भीषण आग लग गई है, दुकानें धू धू कर जल रही हैं। वे तुरंत मौके पर पहुंचे और देखा कि उनकी दुकान जलकर राख हो गई।
फायर ब्रिगेड और पुलिसकर्मी आग बुझाने में लगे हुए थे, लेकिन जब तक आग को बुझाया गया 9 दुकानें खत्म हो चुकी थी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी हो सकती है। कोरोना के बाद कई सख्तियों में ढील दी गई है, लेकिन पंचकुला एक ऐसा प्रदेश है जहां पर सब्जी मंडी अभी भी बंद है। इसी को लेकर सब्जी विक्रेताओं में काफी रोष व्याप्त है। उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और उपायुक्त पंचकुला से गुहार लगाई कि पंचकुला की सब्जी मंडी को भी शीघ्र खोला जाए। पंचकुला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर पंचकुला सेक्टर 20 किसान मंडी में सब्जी बेचने का काम करने वाले सब्जी विक्रेताओं द्वारा प्रशासन के खिलाफ इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया गया है। कोविड-19 के चलते लंबे समय से किसान मंडी बंद की हुई है। सैकड़ों की संख्या में सब्जी विक्रेता यहां उपायुक्त कार्यालय के बाहर इकट्ठा होकर सब्जी मंडी खोलने की मांग कर रहे थे। सब्जी विक्रेताओं ने कहा कि कोविड के चलते किसान मंडी बंद की गई थी, लेकिन अब सभी जगहों पर सब्जी मंडियां खोल दी गई हैं, लेकिन उनकी किसान मंडी अभी तक नहीं खोली गई है, जिसके चलते उनका गुजर बसर करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि उपायुक्त कार्यालय में पहुंचकर उपायुक्त पंचकुला के नाम एक ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कई बार ज्ञापन देकर अपनी मांग रख चुके हैं। उन्होंने कहा कि मांग की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण मजबूर होकर उन्हें प्रदर्शन करना पड़ा है। सर असं किसान मंडी के वास्ते आए हैं। साढ़े 1.5 साल से किसान मंडी बंद पई है। सरकार के द्वारा सारे जो काम काज सारे खोल दिए गए हैं। साडी किसान मंडी ਨੂੰ जी ਅਸੀਂ 1.5 साल हो गए सन ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ, मतलब जिस टाइम लॉकडाउन लगा तो उस तो 3 महीने बाद ਅਸੀਂ ਲੱਗ गए। अच्छा, तो ਅਸੀਂ मतलब कभी अपना डीसी साहब के पास भी बहुत बारी आए, पहले तो जो अपने नीतीश कुमार जी, तो हाल तक साढ़े मसले का कोई हल नहीं है। तो क्या हवाला दिया है? बाकी जो दुकानें खोल दी गई है तो आपकी क्यों नहीं खोली गई? पता नहीं, जो बार बार कहते हैं जी अभी खोलेगी खोलेगी, महीना अभी तक आप किस दिन से मिल चुके हैं? अभी तक जी अभी अपना डीसी साहब ने जी, बाकी एसडीएम साहब ने एक बार मिले हैं जी, और एमएलए साहब को मिल ली है जी 2 बारी। तो एमएलए साहब ने क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने पहले आश्वासन दिया था ये 2-4 दिन के अंदर इसको खोल देंगे। ठीक। फिर उसके बाद कहने लगे जिसमें लोकल किसान वगैरह नहीं आते, तो कम से कम भी लोकल किसान भी 100-150 के रेट में इसमें मंडी में काम करता है जी। बाकी कुछ किसान ऐसे हैं जो सवेरे अपनी सब्जी लेके चले जाते हैं जी, और फिर उसके बाद में अपना और बंदे हैं जो जैसे मतलब कुछ आगे हो गए मीडिया वगैरह भेज देते हैं। ये है सर, हमारी किसान मंडी नहीं खोल रही जी। 2 साल हो गए, आज खोल देंगे कल खोल देंगे, इतने दिन हो गए, हम बड़े परेशान हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे जी, हम क्या करें बताओ। कितने सब्जी विक्रेता है जो प्रभावित हो रहे हैं? कम से कम 3-4 हज़ार बंदा है जी। अच्छा, ताज़ा कमाते हैं, ताज़ा खाते हैं हम। तो कब से बंद है आपकी ये मंडी? 2 साल हो गए, 11 महीने हो गए जी। एनआरआई पतियों की अब पंजाब में खैर नहीं है। पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी ने पुलिस के आला अधिकारियों से बातचीत की है, बैठक की है, और इस विषय को लेकर के विस्तार से चर्चा हुई है और आवश्यकता अनुसार नई नीति पर भी काम करने की उन्होंने बात कही है। उन्होंने कहा है कि एनआरआई प्रदेश में आते हैं, पंजाब में आते हैं, यहाँ पर व्यवहार रचाते हैं और फिर विदेश चले जाते हैं। इसके बाद उन पर कार्रवाई करने के लिए एक नीति की आवश्यकता है, सुदृढ़ नीति की आवश्यकता है, जिसके लिए प्रयास किए जाएंगे। पंजाब में अगर शादी कर पत्नी को छोड़कर विदेश भागने वाले एनआरआई दूल्हे अब बच नहीं पाएंगे। एनआरआई दूल्हों को लड़कियों के साथ धोखाधड़ी करने की सजा मिलेगी। इसके लिए रणनीति बनाई जाएगी। बुधवार को पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी ने एडीजीपी एनआरआई मामले में एएस रॉय के साथ बैठक की और एनआरआई दूल्हों और लड़कियों के साथ किए जा रहे धोखाधड़ी के मामलों से निपटने के लिए विचार विमर्श किया। मनीषा गुलाटी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से एनआरआई दूल्हों द्वारा लड़कियों के साथ किए जा रहे धोखाधड़ी के मामलों की लगातार शिकायतें मिल रही हैं, जिससे स्पष्ट है कि एनआरआई लड़कों द्वारा सूबे की लड़कियों का लगातार शारीरिक शोषण किया जा रहा है, जबकि शादी को व्यापार का धंधा बना लिया गया है। इसमें ऐसी बहुत सी लड़कियां भी हैं जो शादी के बाद पति के पैसे से विदेश जाती हैं, लेकिन बाद में पति से धोखाधड़ी करके उन्हें छोड़ दिया जाता है। इसी मानसिक तनाव के चलते आत्महत्या तक लड़कियां कर जाती हैं। लवप्रीत का मामला भी उनके सामने आया है। एनआरआई तो रिलेटेड मीटिंग रखी गई सी, क्योंकि साडे कोल ना रोज़ बहुत सारियां अनलिमिटेड कंप्लेंट्स आ रही ने। इस पहले भी साडे कोल जो मैं ज्वाइन किया 2018 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਸਾਡੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਐਨਆਰਆਈ ਸੈੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ,
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ NRI ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ NRI ਸੈੱਲ ਇਨ ਮੈਟਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੰਸਰਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਕੰਸਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਜੇ NRI ਸੈੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ, ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ DG ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ NRI ਸੈੱਲ ਦੇ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਮੀ NRI ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ SHO ਨੇ, ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ, वो एक जांच का विषय है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस हफ्ते अंत्योदय परिवार उत्थान परियोजना की शुरुआत की है। इसके तहत ऐसे परिवार को मदद की जाएगी जो लोग काम करना चाहते हैं और उनकी इनकम को 1 लाख सालाना करने का प्रयास सरकार द्वारा किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अति गरीब परिवारों के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के ऐप एवं वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत 6 विभागों के संयुक्त टीमें अंत्योदय परिवार के साथ संवाद करके उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए योजनाओं का चयन करेगी। इस कार्य को क्रियान्वित करवाने के लिए इस ऐप का प्रयोग किया जाएगा। इस ऐप के माध्यम से परिवारों की आय के सर्वे का डाटा अपडेट होगा और पात्र परिवारों की आमदनी को बढ़ाने के लिए 6 विभागों की संयुक्त टीम काम करेगी। सरकार का उद्देश्य अति गरीब परिवारों का आर्थिक उत्थान करना है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत की गई है। इसमें परिवार पहचान पत्र योजना के माध्यम से अति गरीब परिवारों की पहचान की जा रही है और उनका ध्येय है कि इस वर्ष प्रदेश में 1 लाख अति गरीब परिवारों की पहचान कर उनकी आमदनी सालाना 1 लाख रुपए करने के लिए उपाय ढूंढे जाएं। हरियाणा में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए और विकलांगों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सहायतार्थ हर हित स्टोर योजना का आरंभ किया गया है। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की और उन्होंने कहा कि राज्य भर में ऐसे 2000 से ज्यादा स्टोर खोले जाएंगे। हरियाणा सरकार द्वारा पंचकुला से हरित स्टोर योजना का शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना का शुभारंभ किया। हरियाणा के पंचकुला से मनोहर लाल खट्टर ने एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड योजना हर हित रिटेल विस्तार योजना का शुभारंभ किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 2000 रिटेल आउटलेट खोले जाएंगे, जहां इस रिटेल के माध्यम से युवा, महिलाएं, दिव्यांग सहित पूर्व सैनिकों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत निश्चित कमीशन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में 6% बेरोजगारी है, जिसे खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी सीमित है, सभी ब्रांड का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। हरित स्टोर खोलने का जो एक अभियान लिया गया है, इसमें मुख्य रूप से हमारे युवा, हमारी महिलाएं, एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग, इन सबको रोजगार के नाते जिनके पास रोजगार नहीं है, ऐसे युवकों को एक अवसर दिया जाए ताकि हरित के जो स्टोर है उनको ये अवसर उपलब्ध कराया जाए। वो लेकर के उसमें गाँव में, शहरों में अपनी जो भी सामग्री दैनिक यूज की है, उपयोग की है, परिवारों में चाहे खाद्य सामग्री चाहे अन्य सामान है, उसके स्टोर्स खोल कर दिया जाएगा। इसकी फ्रेंचाइजी उनको दी जाएगी और फ्रेंचाइजी के माध्यम से एक निश्चित जो सामान है उनको उपलब्ध करा करके और जो फिक्स रेट है उसको देंगे, फिक्स कमीशन उनको दी जाएगी। ऐसा लगभग 10% कमीशन उनको सुनिश्चित कराई जाएगी ताकि अगर 1.5 लाख रुपए का भी सामान न्यूनतम वो बेच सकते हैं तो 15 लाख रुपए की उनकी इनकम को सुनिश्चित किया जा सके। अभी पहले चरण में 2000 स्टोर खोलने का लक्ष्य रखा गया है। इसको 2000 पूरा होने के बाद 5000 स्टोर और खोले जाएंगे और इसमें समय समय पर जो परिवर्तन होता रहेगा वो। तो ये थी बीते हफ्ते की ऐसी खबरें जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है।
और ऐसे ही खबरों को जानने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल रोशन भव सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए सिटी दिस वीक। नमस्कार।